हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एचएससी कैंपस में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जैक 2025 के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य क्या है। देखिए बच्चों, जब हमें शून्य ज्ञात करना होता है तो शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पी एक्स है उसके जगह पर जीरो का हम मान पुट करेंगे, यानी जीरो रखेंगे और जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27। अब देखेंगे बच्चों, अगर यहाँ हम माइनस को इधर ले आएँ तो हमारा होगा प्लस 27 बराबर एक्स स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर पे यहाँ देंगे तो ये हमारा रूट में जाएगा, रूट अंडर 27। अब हम 27 को अगर तोड़ेंगे, 27 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। इसका मतलब है कि हमें प्राप्त हो रहा है 3√3। और आप जानते हैं बच्चे कि जब हम किसी रूट का खंडन करते हैं तो हमें दो रिजल्ट मिलता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इस तरह से पहला का आंसर होगा प्लस माइनस 3√3, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें कितने शून्य होते हैं ना। यहाँ शून्य का मतलब शून्य की बात किया जा रहा है ना। पहले बच्चे आप याद कीजिएगा, इसी प्रकार का एक प्रश्न आप प्रश्नावली 2.1 में पढ़े थे। वहाँ पर देखिए ग्राफ के रूप में था और वही प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके आपको दिया हुआ है। आइए इसको समझते हैं ग्राफ के मेथड से। देखें, कह रहा है कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपको मालूम है यही तो एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो हम एक ग्राफ के सोचते हैं कि ये 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको उस पाठ में भी यही चीज़ पढ़ाया गया था कि अगर 3 बिंदु को काट रहा है तो वहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी ना, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बच्चे इसको आप याद रखे होंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसको एकदम हूबहू आप याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत यानी कि अनेक परिमेय संख्या होती है। आप इसको 9th क्लास में भी पढ़े थे बच्चे, याद कीजिए कि 3/4 दे देता था और दे देता था कि 5/4 दिया हुआ है। तो बताइए कि इनके बीच में कितनी संख्या होगी। कुछ इस प्रकार के सवाल दिए जाते थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का मशक क्या होगा। क्रमिक संख्या मतलब बच्चे लगातार संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर। दो क्रमिक सम संख्याओं का, अब यहाँ पर देखिए दो क्रमिक सम संख्या दिया हुआ है। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या हम ले लेते हैं 2, एक संख्या ले लेते हैं 4। अगर हम 2 और 4 का अगर हम मौसा निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चे, 2 और 4 का मसा हमारा क्या मिला, 2 आया। कोई भी आप संख्या सम संख्याओं के रूप में लेके देख सकते हैं। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ना। दो क्रमिक सम संख्याओं का मसा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव हैं। तो देखिए बच्चे, जब आप कोई भी समीकरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक समीकरण सोचा, जैसे हम लेते हैं x + y + 1 = 0। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, x बराबर प्लस है उधर जाएगा तो -y -1। अब इसके लिए अगर हम इसको निर्दिष्ट करने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ बीच में कम लाइन खींच दें और आप ऐसे बनाते होंगे, यहाँ एक में x लिख देते हैं, एक में y लिख देते हैं। अब आप y में अगर सब मान लेते हैं 0 रखते हैं तो एक x का मान क्या आया, -1 आया।
अगर हम y में 1 रखते हैं तो -1 और -1 -2 आया। हम अगर 3 सोचते हैं तो -3 -1 4। इसका मतलब है कि हम अनेकों संख्याओं का यहाँ पर हम निरूपण कर सकते हैं। तो दो चर, चाहे वो अगर वो रैखिक समीकरण है ax प्लस by प्लस c के रूप का दिया गया है, तो उसके हमें अनगिनत हल प्राप्त होते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। पहले आपको जानना होगा बाबू असंगत क्या है। तो आपको याद होगा कि वैसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, जिसका कोई हल नहीं होता, उसको हम लोग असंगत कहते हैं, ठीक ना। अब उसका कोई हल नहीं होता है तो उसी को तो हम असंगत कहते हैं। और उसको आपको याद आ रहा होगा कि अगर कोई समीकरण हमें a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया रहता है, और उसी तरीके से अगर एक और समीकरण दिया रहे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू अगर हमारे पास 0 दिया रहता है, तो आप इसी को याद करना। आपको एनसीईआरटी में लिखा मिलता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसका निरूपण करते हैं रेखाओं का, ग्राफीय, तो आपको एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? समानांतर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x² माइनस 3x जोड़ 2 बराबर 0 का एक मूल है। तो बच्चे हमें यहाँ पर मूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हम बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। तो x² माइनस 3x जोड़ 2 बराबर में 0। तो हमें एक ऐसा संख्या बीच वाले को तोड़ना है जिसको गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर -2x और -x ले लेते हैं। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ इन दोनों में से हम x को कॉमन करेंगे तो x -2, और यहाँ से 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ भी x -2 बराबर 0। आप द्विघात समीकरण बनाते हैं तो एक चीज़ याद रखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर वाला सदैव आपस में बराबर होता है। इसको हम थोड़ा और आगे लिखेंगे तो ये हमारा मिलेगा x -2 इंटू x -1 बराबर 0। अगर हम इसको दोनों तरफ अलग अलग कर दें तो x -2 बराबर 0 प्राप्त होगा और x -1 बराबर 0। x बराबर हमारा 1 मिलता है और यहाँ x बराबर 2। अब हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, x बराबर 2 और x बराबर 1। अब हमको ऑप्शन में जाना है और देखना है कि क्या हमारा आंसर 1 और 2 के है या 1 है या 2 है। तो देखिए पहला ऑप्शन शून्य दिया है जो कि हमारा नहीं होगा, दूसरा में -1 ये भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन सी जो हमारा 2 है तो हमारा ऑप्शन सी 2 होगा, क्योंकि हमें 2 और 1 दोनों प्राप्त हुआ था। तो 2 में से हमारे पास एक ही आंसर है, एक आंसर प्राप्त हुआ है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। तो देखिए बच्चे, हमें लगातार पूछ रहा है और विषम धनात्मक पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या को हम x लेते हैं, और चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक विषम में चाहिए तो हम वहाँ x+2 ले लेते हैं। क्योंकि अगर हम x+1 लेते हैं बच्चे, तो मान लीजिए x के जगह पर हम 1 रखते हैं, और अगर हम x+1 लेने की कोशिश करें तो 1 और 1 2 मिल जाएगा, जिसका मतलब है 2 तो हमारा सम संख्या है। पर हमें यहाँ इस प्रश्न के अनुरूप हमें विषम संख्या चाहिए। तो विषम संख्या के लिए हमें ज़रूरत है कि एक ऐसी संख्या का निर्धारण किया जाए जो हमें विषम दे, तो x+2। ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, तो मैंने तो दोनों को कंसीडर कर लिया। अब क्या करना है, इनके वर्गों का योग, मतलब x का स्क्वायर करेंगे और इसका हमको स्क्वायर करके जोड़ देना है। x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही होगा, और इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद होगा ना, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो x+2 का होल स्क्वायर मुझे किस रूप में प्राप्त होगा, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x, यानी कि मुझे प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 4x जोड़ 4 ना। अब हम फिर से अपने पुराने सवाल पर आते हैं, इसको देखते हैं। तो ये हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इसका कुल योग कितना दिया है, 290। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 290, प्लस है उधर जाए तो माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर, हम इन दोनों में से 2 को कॉमन करें तो ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 290 में से 4 को हम घटा दें तो मुझे मिलेगा 286।
अब ये जो 2 है, 2 से हम 286 को काट देते हैं, तो मुझे जो प्राप्त हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 143। अब इसे हम द्विघात समीकरण की तरह से हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस है बराबर किधर आता है तो माइनस बराबर 0। अब बीच वाले टर्म को तोड़ना है, तो अभी हमने बात किया था कि हमें एक ऐसी संख्या रखनी होगी जिसको गुणा करने पर 143 आ जाए या जोड़ने और घटाने पर फिर 2x आ जाए। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर, तो ये दो संख्या है 13x माइनस 11x ना माइनस 143 बराबर 0। अब हम इन दोनों में से कॉमन करेंगे और इन दोनों में से कॉमन करेंगे। इन दोनों में से x को कॉमन करें तो मुझे मिलेगा x प्लस 13 और यहाँ मिलेगा माइनस 11, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ मिल गया 13 बराबर 0। फिर दोनों को हम अलग अलग फिर से लिखेंगे, तो x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11 बराबर 0। फिर हम दो तरफ लिखेंगे x प्लस 13 बराबर 0 और इधर लिखेंगे x माइनस 11 बराबर 0। यहाँ मुझे प्राप्त होगा x बराबर 11 और x बराबर इधर मिला -13। चूँकि ऋणात्मक है बच्चे और आपको सवाल में दिया है कि हमें धनात्मक चाहिए, तो हमारा x बराबर क्या मिला 11 मिला। तो देखिए पहली जो हमें मिलेगा, हमने शुरू में क्या लिया था कि माना कि पहली संख्या x है, तो इस आधार पर हमारा 11 हो गया और फिर लिए थे हम x जोड़ 2 यानी कि 11 जोड़ 2 यानी कि मुझे मिलेगा 13। तो हमारा एक ऑप्शन में आंसर मिलना चाहिए 11 और एक मिलना चाहिए 13। अब देखिए कि 11 और 13 कहाँ है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी में 11 और 13 दोनों आंसर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में से कौन एपी में है। बच्चे आपको याद है एपी में होने के लिए सबसे प्रमुख चीज होता है कि उसका सार्वंतर यानी डी सदैव आपस में बराबर होना चाहिए। जितनी भी संख्याओं के बीच में जो जगह दिख रहा है वहां पर डी सदैव आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से चेक करें। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो हम अच्छा डी निकालने आपको आता होगा। डी बराबर हम लोग जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है। A2 मतलब अगला टर्म में से उसके पिछले वाले टर्म को हमको घटा देना है, मतलब एनवा टर्म में से n-1वें टर्म को हमको घटा देना है। तो इस आधार पर हम देखेंगे तो यहाँ अगर 4 है, ऑप्शन ए की हम बात कर रहे हैं, तो 4 में से 2 को घटाएं तो मुझे 2 मिला। जबकि आप 8 में से 4 को घटाएं तो 4 मिल रहा है। जहाँ के देखिए सार्वंतर अलग अलग है, मतलब डी का मान अलग अलग है, तो हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा। तो चलिए हम ऑप्शन बी को देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन बी में आते हैं तो 3 में से 1 को घटा रहे हैं 2 मिल रहा है, 9 में से 3 को घटा रहे हैं 6 मिल रहा है। यहाँ भी देखिए सार्वंतर अलग अलग है, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। आते हैं ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी देखिए -6 है, -10, तो यहाँ कितना है -6 माइनस माइनस प्लस, तो 10 में से 6 गया 4। ठीक है, चलो अगला टर्म देखते हैं। -2 माइनस माइनस 6 करते हैं, तो यहाँ -2 माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 गया, यहाँ 4। देखिए यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया था, इसका मतलब है सार्वंतर समान है। और हम लोग पहले बात किए थे कि जिसमें सार्वंतर समान होता है वह एपी में होता है। तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा बच्चे, जिस पद के बारे में आपको निकालना होता है उसके लिए आप जैसे मान लेते हैं, अगर हमें 5वां टर्म चाहिए तो हम क्या करते हैं a प्लस 5 में से 1 पीछे जाते हैं 4 d ले लेते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं an का एक फार्मूला होता था a प्लस n-1 इंटू डी ना। ए जो कि आपका पहला टर्म होता है और एन यानी कि जो टर्म आप निकालना चाहते हैं उस एक पीछे का टर्म और उसका सार्वंतर से गुणा कर देते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि 18वां पद चाहिए, तो 18वां पद निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ए जोड़ 17 डी निकालना होगा। 18 में से 1 कम करना है तो 17 डी। तो यहाँ हमको ए चाहिए, तो ए किसे कहते हैं बाबू, प्रथम पद को। प्रथम पद यहाँ क्या है, ए की जगह पर हमारा 1 है और डी अभी कुछ देर पहले ही हम लोग बात किए थे कि एक आगे में से पीछे वाले टर्म को घटा देंगे, मतलब 4 में से 1 को कटेंगे तो 3 आएगा। तो ए जोड़ 17 और डी के जगह पर मुझे मिला 3, तो 1 और 17 में 3 से गुणा करेंगे तो 51 और 1 जोड़ दें तो 52, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी है 52। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। 16:9
9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चे, अगर आपको समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में बोले तो समरूप त्रिभुज का जो समरूप त्रिभुज जो है उसके क्षेत्रफल भी आपस में समरूप हो जाते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि पहले वाले अगर त्रिभुज की बात हमसे कर रहा है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दोनों त्रिभुज के अनुपातिक रूप से ले लेते हैं ना, ये दिया है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा। तो मान लो पहली जो त्रिभुज है उसकी जो भी संगत भुजा होगी, संगत भुजा हम लिख लेते हैं, संगत भुजा उसका स्क्वायर दूसरे त्रिभुज के भी संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अनुपातिक रूप से लिख दिए और उनके दोनों भुजाओं के वर्ग करके हम अनुपातिक रूप से लिख दिए। अब देखिए तो दोनों त्रिभुज में अभी आपके पास क्या दिया हुआ है 16, अगर पहले त्रिभुज की बात करें और दूसरा त्रिभुज में क्या दिया है 9, उनकी संगत भुजा, तो संगत भुजा का पहला वाला भुजा है उसका हम भुजा को ए मान लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं और दूसरी भुजा को A1 करके हम स्क्वायर करते हैं। अब अगर हम इन दोनों को स्क्वायर ऐसे यहाँ हम थोड़ा अलग ढंग से लिखें तो 16/9 तो A/A1 दोनों का ओवरऑल का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और स्क्वायर जब बराबर के उस तरफ जाता है तो रूट में आ जाता है, जो कि हमारा मिलेगा 16/9 वर्गमूल में ना। मान लेते हैं पहली भुजा और यहाँ हो गई दूसरी भुजा। आप जानते हैं 16 का वर्गमूल 4 होता है और 9 का 3 होता है। अगर इनका अनुपात निकाला जाए तो क्या मिलेगा 4:3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा ऑप्शन होगा 4:3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है 4:3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। पहले हम समचतुर्भुज की रचना करेंगे ना। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण की एक खासियत होती है कि एक दूसरे को ये समकोण पर काटते हैं। मान लेते हैं कि ये समकोण, इसका नाम हम दे देते हैं ABCD। तो इसके जो विकर्ण हैं और वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। तो मान लेते हैं कि BD जो विकर्ण है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो 3 यहाँ से हो सकता है और 3 यहाँ हो सकता है। और AC अगर 8 सेंटीमीटर का और समद्विभाजित कर रहा है तो 4 बराबर कट गया। अब आप एक मान लो, यहाँ हम कटान क्षेत्र को O मानते हैं, तो एक त्रिभुज की रचना हमारे साथ हो गई है ऐसा, और ये समकोण त्रिभुज है AOD। तो पाइथागोरस का नियम कहता होगा, आपको याद होगा पाइथागोरस में, कि अगर हमें कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को जोड़ने पर हमें कर्ण का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है ना। पाइथागोरस का नियम होता है ना कि अगर हम A² और B² को करते हैं तो एक अन्य भुजा C² मुझे प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हम कर रहे हैं 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो मुझे AD प्राप्त होगा जिसका हमें स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का हो गया 9 बराबर AD का स्क्वायर, 16 9 25 बराबर AD का स्क्वायर। और हमें AD अगर प्राप्त करना है तो AD बराबर क्या करेंगे, आपको अभी हमने बात किया था कि बराबर के अगर दूसरी तरफ जाता है तो वह वर्गमूल में आ जाता है। तो 25 का रूट मुझे निकालना है, जो कि मुझे मिलेगा 5 सेंटीमीटर। अब देखना है ऑप्शन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी में है, जिसका आंसर है 5 सेंटीमीटर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो बच्चे दो अक्ष मतलब x अक्ष और एक हो गया y अक्ष। तो y अक्ष और x अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, यही बिंदु है ना जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलते रहते हैं ना। तो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, जिसको आप अंग्रेजी में ओरिजिन नाम से जानते हैं, जो कि हमारे कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु ना। मूल बिंदु, यहाँ मूल दिया है, खैर मूल बिंदु समझेंगे ना, वहाँ मिस्टेक हो गया होगा प्रिंट लिखने में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। y अक्ष से 5 इकाई युग्म और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। फिर देखिए जैसे अभी हम लोग बनाए थे, यहाँ x हो गया, यहाँ x डैश आपको याद होगा, यहाँ y है और यहाँ y डैश है ना। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, मूल बिंदु यहाँ ले लिए कि x अक्ष पर एक बिंदु P है। x अक्ष पर यहाँ मान लेते एक बिंदु है P, जो y अक्ष से 5 इकाई दूरी, माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है।
ठीक है। तो एक्स अक्ष पर इस बिंदु का नाम क्या हो गया 5, चूंकि वाई पर तो नहीं गया इसलिए 5 के वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 0। तो हमें बिंदु पी का निर्देशांक क्या मिला 5,0, 5,0 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 5,0। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है साइन ए बराबर 3/4। बाबू और आपसे पूछ दिया है कोसेक ए का मान। तो आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में कि जो साइन ए होता है वह 1/कोसेक ए के बराबर होता है, 1/कोसेक ए के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो साइन ए की मान दी गई है अगर हम कोसेक ए के अंदर में ज्ञात करना चाहें तो बस बटा कर देंगे, मतलब उसको उलट देंगे। जो मान साइन ए का दिया है और कोसेक ए का हमको उसका मान चाहिए तो सीधे उलट देना है। तो 3/4 दिया गया है तो हम वहाँ क्या कर देंगे 4/3, क्योंकि अगर हम इसको 1/3/4 लिखेंगे तो ऊपर जाके ये तो चेंज हो ही जाएगा, क्या मिलेगा 4/3। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 4/3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 - साइन ए बराबर है। तो देखिए सेक ए का आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना 1/कॉस ए, और टेन ए का फार्मूला पढ़ा होगा ना साइन ए बटे में कॉस ए, और इंटू में क्या है 1 - साइन ए। बच्चे अगर हम नीचे एलसीएम ले लें तो सब तरफ तो कॉस ए है, तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम तो कॉस ए आ जाएगा। ऊपर में क्या मिलेगा 1 + साइन ए इंटू 1 - साइन ए। अब एक फार्मूला पढ़े हैं a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², और बटे में मेरा क्या आ गया cos a। और अब याद करिए एक और फार्मूला पढ़े थे कि 1 - साइन A² बराबर होता है cos A²। तो 1 का स्क्वायर को हम 1 समझ सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर को 1 - साइन A² बटे में cos A। तो 1 - साइन A² को हम लिख सकते हैं ना cos A² और बटे में फिर cos A। इससे ही कट गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ cos A। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि cos A। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है tan A बराबर √3, तो A का मान क्या होगा। देखिए सवाल क्या दिया है बाबू tan A बराबर √3। अब आप याद करो tan A बराबर √3। अब √3 का जो मान है tan में कितना होता है, तो tan 60 के बराबर होता है, याद होगा। tan से tan को हम कैंसिल कर देंगे तो A बराबर क्या मिला मुझे 60 डिग्री। A बराबर क्या मिला 60 डिग्री, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उसको देखिए। जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, देखिए एक खंभा है और इसकी मान लेते हैं छाया यहाँ बनती है, दोनों आपस में क्या है बराबर है, मान लेते हैं इसका नाम ए बी और सी ले लेते हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब होता है नीचे से ऊपर देखना ना, ऊपर से नीचे को देखना को अवनमन कोण कहते हैं, ऊपर से नीचे देखना को अवनमन कोण कहते हैं ना। उन्नयन कोण का मान क्या होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण हम ले लेते हैं थीटा। अगर ए बी को हम ये मानते हैं कि खंभा है और बी सी को हम इसकी छाया मानते हैं, ए बी को हम क्या मानते हैं खंभा और बी सी को हम छाया मानते हैं, तो पूछ रहा है कि बताइए कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब याद करिए इसके कोण के सामने को ही तो हम पी देते हैं, जिस पर ये बैठा रहता है उसको बी कहते हैं, यानी कि हमारा जो मामला है पी और बी के बीच में है। तो ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में फार्मूला है जिसमें हम पी और बी का उपयोग करते हैं, तो आपको याद होगा कि tan थीटा एक ऐसा फार्मूला था जिसमें हम पी और बी का मान लेते हैं। मतलब पी कौन है ए बी है और छाया यानी कि बी सी है, और ये भी आपने सवाल में ही देखा है कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्यों ना हम ए बी बी सी के जगह पर हम ए बी लिख देते हैं। आप चाहें तो ऊपर में भी बी सी लिख सकते हैं, दोनों को काट दें तो मुझे जो मिलेगा tan थीटा बराबर में 1 मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे आपने किया था वैसा ही आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 17 में √3 था, यहाँ पर 1 आ गया। अब मुझे याद करना है कि tan थीटा का कौन सा मान 1 के बराबर होता है, तो आपको याद होगा 45। ये कट गया यानी थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन में बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। हमें एक अर्धवृत्त बनाना है तो वृत्त का आधा काट दिए। आप याद कीजिए कि वृत्त को जब आप आधा काटते थे तो इस प्रकार की आकृति बनती थी ना। वृत्त में आधा काट दिए और ये देखिए अगर एक सीधा लाइन रहता तो 180 और यहाँ पर ये जो व्यास था उससे हम नीचे की ओर त्रिज्या से हमने लिया, ये क्या डिग्री का कोण बना रहा है तो स्वाभाविक है 90 डिग्री का। तो सीधे सीधे हम लोग इसका आंसर ले लेंगे, कितना होगा, इसका आंसर होगा 90 डिग्री ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो। देखिए दो वृत्त है, ये दो वृत्त हमने ले लिया, दो वृत्तों के केंद्रों के हमने ले लिया कि मध्य की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं और इसको R2 ले लेते हैं। हम इसको C1 केंद्र लेते हैं, इसको C2 लेते हैं। उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो ना त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो मतलब R1 प्लस R2। तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमको चाहिए तो अच्छा हम ज़्यादा अगर इस पर कोई प्रमेय की बात ना करें तो आप ये देखो तो एक स्पर्श रेखा यहाँ बन रही है, बिल्कुल गिनिएगा, और दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ बन रही है और तीसरी स्पर्श रेखा यहाँ बन रही है। क्या इसके अलावा कोई और है तो नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, एगो यहाँ बना, एगो यहाँ बना और एगो यहाँ बना, यानी कि टोटल मुझे कितना मिला, 3 मिला। आप चाहें तो इससे रिलेटेड एक प्रमेय भी है, उस प्रमेय को आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी समझने के लिए आप ऐसा समझिएगा कि 2 ऊपर में और एक बीच में खींचा गया यानी कि 3, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 ना। यहाँ पर हम मान लिए थे कि C1 और C2 दो गो वृत्त था ना, और दो वृत्त का जो केंद्र लिए थे और R1 तथा R2 को हमने क्या लिया था, वृत्त की त्रिज्या लिया था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। कह रहा है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में। तो वृत्त के केंद्र से जो समदूरस्थ जीवाएं होती हैं वो सदैव याद रखेंगे कि वो समान होती है, वो आपस में बराबर होती है, वो सदैव आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। बच्चे ये क्लास 9 का है, एक वहाँ थ्योरम था ना, वहाँ थ्योरम आप याद रखेंगे, शायद 9.6 थ्योरम था, क्लास 9 का ये दे दिया गया है। क्लास 9 का एक थ्योरम है, थ्योरम 9.6, उसको में याद रखिएगा, केवल स्टेटमेंट याद रखिएगा कि एक वृत्त के समदूरस्थ जीवाएं की जो लंबाई होती है सदैव समान होती है, आपस में बराबर होती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी है ना। ये 9th क्लास में थ्योरम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है। तो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 दिया गया है। अब आते हैं बाबू, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले दोनों गोले की मुझे त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो हम लोग पहला कोशिश करेंगे कि उनकी त्रिज्या निकालेंगे। तो गोले का आयतन निकालने का एक फार्मूला होता है 4/3πr³। हम मान लेते हैं पहले गोले का जो त्रिज्या है उसको R1 समझते हैं और दूसरे गोले की जो त्रिज्या है उसको हम R2 समझते हैं, और ये दिया गया है 8/27। हम यहाँ पर ऊपर नीचे से 4/3π काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए R1 का क्यूब और बटे में R2 का क्यूब अगर हमारे पास है तो हम इसका घनमूल निकाल लेंगे, यानी कि 8/27 का 8/27 का 8 का घनमूल निकालते हैं तो 8 का कितना का प्राप्त होता है 2 और 27 का 3। इसका मतलब है कि पहले वाली त्रिज्या 2 और दूसरे वाली त्रिज्या 3 है। अब पूछ रहा है हमसे इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आपको मालूम है पृष्ठीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 4πr1² और हम दूसरे वाले के लिए लेते हैं 4πr2 का स्क्वायर। यहाँ भी 4π से 4π कट गया, R1 में हमारा आया था 2 तो 2 का स्क्वायर, और नीचे वाला R2 का स्क्वायर हमको करना है तो 3 आया था तो 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4, 2 का 4 और 3 का मिलेगा 9, तो 4/9 जिसका अनुपात निकालेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 4:9 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 4:9। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बच्चे आपको याद होगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है
4 पाई आर स्क्वायर। तो कहें तो कि 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर मुझे दिया है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से तो पाई पहले कट गया हमारा, 4 से 144 कट जाएगा, 4 से 3 बार और ये 6 बार, यानी कि मुझे आर स्क्वायर का जो मान है, आर स्क्वायर बराबर आया 36 ना, आर स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम आर निकालने जाएंगे तो रूट अंडर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, जो कि आर बराबर मुझे मिलेगा, आर बराबर 36 है, वर्गमूल किसका, 6 का, तो 6 सेंटीमीटर मुझे प्राप्त होगा। ओके, नहीं माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ये देखिए क्षेत्रफल या त्रिज्या है, जो लंबाई है, तो लंबाई की जो बात करते हैं वो धनात्मक में ही लेते हैं, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो देखिए बच्चे, इसका जो सैंपल स्पेस बनता है, तो एक सिक्का को उछाला गया तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, यानी कि अगर हमें पूछ रहा है चित आने की प्रायिकता, तो हमें NH की बात करना है ना, तो हेड कितना बार आएगा, नंबर ऑफ हेड सिर्फ एक बार आ सकता है, और कुल प्रायिकता यानी N ऑफ S की बात करेंगे तो हमारे पास कितना मिला, 2, एक ये है 2 है ना। अब हमसे पूछ रहा है प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, तो आप प्रायिकता में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो हमारे पास संभाव्य परिणाम आने वाले हैं, तो चित कै बार आएगा, एक बार, और कुल परिणाम कितने थे, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे पट भी दे देता तो उसका भी क्या आता, 1/2। अब याद रखिए अगला सवाल कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो ये याद रखना है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, और घटना नहीं घटने की प्रायिकता अगर पूछ दे तो उसका हम शून्य ले लेंगे ना। याद रखिएगा कि जो भी प्रायिकता होता है, जो भी प्रायिकता मुझे मिलता है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर और सदैव 1 के छोटा या 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है या 1 के छोटा होता है, मतलब प्रायिकता हमारे 0 और 1 के बीच में सदैव लाइज करता है, जिसमें 0 भी है और 1 भी उसमें इंक्लूड रखता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक पासा को उछाला जाता है। अब देखिए फिर से पासा के लिए सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6, आपको याद होगा उसमें कुल 6 अंक रहते हैं। अब उसमें सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या कौन कौन से, इसमें 2 है, 4 है और 6 है। तो इस देखिए पासा में कुल संख्या कितना है, 6 है। सम आने वाले संख्या कितने हैं, सम आने के लिए हम इवन नंबर बात करते हैं, तो नंबर ऑफ इवन कितने होंगे, 3। तो प्रायिकता पूछ रहा है, तो अभी हमने बताया कि अगर हमको प्रायिकता की ज़रूरत है तो मुझे पता करना होगा कि जो संभाव्य परिणाम कितने आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं, और कुल परिणाम कितने थे, 6। इसको हम काट देंगे तो 1/2, ये भी हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/2। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि x + 2 3x और 4x जोड़ 1 समांतर श्रेणी में हो। कुछ सवाल पहले हम लोगों ने किया था कि अगर कोई भी समांतर श्रेणी में होता है यानी एपी में होता है तो उसका सारवंतर सदैव बराबर होता है। सारवंतर का मतलब इससे इसको घटा दें, इससे इसको घटा दें, और दोनों का मान यदि बराबर है तो वही तो एपी कहलाता है। तो हम वही चीज़ यहाँ भी उपयोग करते हैं। देखिए 3x में से हम x + 2 को हटा देते हैं, तो 3x - x माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ कितना मिलेगा 2x - 2। और अगर हम इधर से फिर आते हैं तो 4x + 1 में उसके आगे की संख्या कौन सी है, 3x को घटा देते हैं, तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, x + 1। और चूंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सारवंतर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर इनके सारवंतर को हम ले लें तो सारवंतर में क्या आएगा, 2x - 2 बराबर x + 1। 2x अगर प्लस किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये +1 था, माइनस उधर गया तो प्लस, यहाँ बचा x बराबर 3। तो ये मुझे मिला कि इस जो सवाल नंबर 27 में पूछ रहा था कि जो समानांतर श्रेणी में है उसमें x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना मुझे प्राप्त हुआ, x का मान मुझे 3 प्राप्त हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो। तो माध्य कैसे निकालते हैं बच्चे, माध्य में क्या कहते हैं, सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं को हम जोड़ देते हैं और कुल संख्याओं को बटे में लिख देते हैं। तो कुल संख्या कितना है, 3 और 2 5 गो, और इसका माध्य मुझे कितना दिया गया है, 10 दिया गया है।
चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना होगा, 9 3 12 8 20 6 26 6 2 बचा, 2 1 3 36 जोड़ x, और इसको हम 10 को 5 से गुना करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 50 ना। तो 36 जोड़ x बराबर 50, तो x बराबर क्या मिलेगा, 50 घटाओ 36 यानी कि 14। देखिए x का मान कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है 14। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दिए गए जो संख्या दिया गया है इसका बहुलक निकालिए। आपको याद है बहुलक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो अधिकतम बार आया है। देखिए तो यहाँ पर संख्या क्या उपयोग हुआ है, 2 6 4 5 0 1 3। 2 कितना बार आया, देखिए 1 2 3 बार, 2 3 बार आया है, 6 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 5 भी एक ही बार आया है, 0 एक बार आया है, 1 एक बार आया है, 3 एक बार आया है। तो सबसे अधिकतम बार कौन आया है, 2। कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो हमारा बहुलक क्या होगा, बहुलक होगा 2। बहुलक का मतलब क्या याद रखना है बच्चे, जब इस प्रकार की संख्या रहती है तो कि जब बहुलक हम उसी को निकालेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक संख्या देखो दिया गया है और इसकी माध्यिका निकालनी है। बच्चे जब भी आपको माध्यिका निकालनी होती है तो जो सवाल दिया जाए उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, मतलब घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते में कर लीजिए। हम यहाँ सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर उसके बाद बड़ा अंक, फिर देखिए जो बड़ा है 9 है, 10 है, 11 12 15, इसको हम सजा लिए। अब आप देखिए कि n मतलब कितनी संख्याएं दी गई है, तो आपके पास 3 3 6 1 7 संख्या है। 7 कैसी संख्या है बच्चे, विषम संख्या है। यहाँ सम होने की स्थिति में दूसरा फार्मूला लगता है और विषम होने की स्थिति में दूसरा फार्मूला लगता है। विषम होने की स्थिति में जब माध्यिका निकालना हो तो जो दिया जाए उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, उतना ही जो टर्म होगा वही आपकी माध्यिका ज्ञात होगी। n के जगह पर क्या है, 7 है, तो 7 में 1 जोड़ते हैं और बटे में 2, 7 अब 1 8 बटे में 2, 8 बटे में 2, इसे हम ब्रेक करेंगे तो कितना मिलेगा 4। यानी कि जो चौथा टर्म है, जो चौथा टर्म है, तो अभी आपने क्या किया था, जो उसको आप सजाए थे बच्चे 7 8 9 7 8 9 10 11 12, हाँ, और अंतिम था 15। तो आपको चौथा संख्या आपको पता करना है, तो चौथा संख्या कौन है, 10 है। यानी कि यह जो चौथा संख्या होगा, देखिए तो 3 इधर भी है और 3 इधर भी है ना, यानी बीच की संख्या ये भी मिल गई, तो ये हमारी क्या हो गई, माध्यिका हो गई ना, क्या हो गई, माध्यिका। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10। और यदि यही माध्य सम संख्या में होता तो सम संख्या में जो संख्या दी जाती है उसमें हम n/2 ले लेते हैं और उसके अगले वाले n/2 प्लस 1 टर्म ले करके, ये जो होता है दोनों को जोड़ करके और इसका 1/2 निकाल देते हैं, तो जो संख्या मुझे प्राप्त होगी वही उसकी माध्यिका हो जाती है, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हमने कोशिश किया है कि आपको ब्रीफली तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हुए समझाया जाए। हम कल के क्लास में आपको सब्जेक्टिव भी करा देंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।